हेलो गाइस, वेलकम टू डीप नॉलेज जीएस। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है समास। दोस्तों, समास तो आपने आज से पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जीवन में समास आपके कभी गलत नहीं हो सकते। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, समास। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी कि समेटना। दोस्तों, जब हम अधिक बातों को कम शब्दों में बोलते हैं तो उसी को ही समास कहा जाता है। जैसे विद्या के लिए आल्य, तो इसे हमने बोला विद्यालय, तो यानी कि ये समास हो गया। दोस्तों, इस उदाहरण में हमने दो शब्दों को जोड़ा था। एक तो था विद्या और दूसरा था आल्य। दोस्तों, अब हम इसी से ही समास की परिभाषा भी बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो उनके मिलने से समास बनता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने शब्द बोला है, वर्ण नहीं बोला है। यदि वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पर संधि होती है, लेकिन जहाँ पर शब्दों का मेल होता है वहाँ पर समास होता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समास के 6 भेद हैं, और वो कौन कौन से हैं, चलिए इसे एक ट्रिक से याद रखते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। दोस्तों, बस आपको इतना ही याद रखना है कि द्वंद्वी अब तक, जहाँ पर द्वंद से हमने बनाया द्वंद समास, द्वि से हमने बनाया द्विगु समास, आ से हमने बनाया अव्ययी भाव समास, बा से हमने बनाया बहुव्रीहि समास, ता से हमने बनाया तत्पुरुष समास, और का से हमने बनाया कर्मधारय समास। दोस्तों, ये 6 समास के उदाहरण हैं। दोस्तों, चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनको ट्रिक से समझते हैं। और दोस्तों, जीवन में आपके कभी भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके समास गलत नहीं होंगे। समास का वीडियो देखने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए। दोस्तों, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला समास, जो कि है द्वंद्व समास। दोस्तों, द्वंद्व समास में और, एवं या अथवा हट जाते हैं और इनके बदले में योजक चिन्ह लग जाता है। और दोस्तों, विलोम शब्द भी यानी कि विपरीत शब्द जो होते हैं वो भी इसी में ही आते हैं। दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और इसे और क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दिन और रात, इसे हम लिख सकते हैं दिन रात, और बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आगे और पीछे, तो यहाँ पर और हटाकर इसके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं और इसे हम आगे पीछे लिख देते हैं। दोस्तों देखिए, अगला है हमारा माता पिता, यानी कि माता और पिता, तो दोस्तों इसमें भी और हटाकर हम योजक चिन्ह लगाकर इसे माता पिता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी द्वंद्व समास ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा समास, जो कि है द्विगु समास। दोस्तों देखिए, द्विगु, दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसके नाम में ही द्वि आ रहा है यानी दो आ रहा है, उसके जितने भी उदाहरण होंगे वो सभी संख्यावाच्य होंगे, यानी कि वो उनकी शुरुआत जो होगी वो किसी संख्या से ही होगी। दोस्तों, चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है नवग्रह। नव का मतलब होता है 9, और ग्रह यानी कि 9 ग्रहों की बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, यहाँ पर द्विगु समास आ जाएगा। दोस्तों, अगला है हमारा दोपहर, यानी कि दोपहर यानी कि दो आ गया यहाँ पर। और दोस्तों, जिसके नाम में संख्यावाचक शब्द आ जाए वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास, तो यहाँ पर हमने द्विगु समास लगाया। तो दोस्तों, अगला है हमारा त्रिवेणी। त्रि यानी कि जिसमें त्रि यानी कि 3 आ गया, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। जैसे पंचतंत्र, पंच यानी कि 5 तंत्र, और दोस्तों जिसके नाम में 5 आ गया यानी कि वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला समास, जो कि है अव्ययी भाव समास। और दोस्तों, इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको देखना होगा कि शब्द के आगे आहात भर अनुप्रति यथा, इनमें से कोई सा वर्ड तो नहीं लगा है। यदि इनमें से कोई सा वर्ड शब्द के आगे आपको दिखता है तो वहाँ पर आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। या आपको सेम शब्द दिखते हैं, जैसे धीरे धीरे, रातों रात, घर घर, इस प्रकार के शब्द आपको दिखते हैं,
तो वहाँ भी आप अव्ययी भाव समास ही लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा प्रतिदिन। तो दोस्तों इसमें आपको प्रति लगा हुआ दिखा, तो यानी कि यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। दोस्तों अगला है हमारा आजन्म। तो दोस्तों इसमें जन्म के आगे आपको आ लगा दिखा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ तो अव्ययी भाव समास है। जैसे यथासंभव, हाथों हाथ, तो इसमें ये सेम वर्ड आ गए, हाथों हाथ। तो दोस्तों इस तरह से हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। और दोस्तों इसको तो मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा कि आप जीवन में इसको तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए, बहुव्रीहि समास जो बनता है, ये दो शब्द मिलने के बाद कोई तीसरा ही अर्थ उनका निकलता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले से समझिए दोस्तों, जिसे इसके नाम में आ रहा है बहु, तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई लड़का है, उसकी शादी हुई, उनके घर में कोई नई नवेली बहू आ गई, और दोस्तों जब वो दोनों मिलेंगे तो उनके मिलने से कोई तीसरा जन्म लेता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसमें भी दो शब्दों के मिलने के बाद कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे दश आनन, तो यहाँ पर हमने बनाया दश आनन। दश आनन का मतलब होता है जिसके 10 सर हैं, अर्थात 10 सर किसके थे, तो आप कहेंगे रावण के। तो यानी कि इन दो शब्दों के मिलने से कोई तीसरा अर्थ बना। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जैसे चतुर्भुज, चतुर यानी कि 4, भुज यानी कि भुजाएं, अर्थात आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे वो तो भगवान विष्णु हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी इन दो के मिलने से कोई तीसरा ही अर्थ बना है। दोस्तों जैसे अगला है हमारा लंबोदर। लंबो यानी कि लंबा है, उदर, उदर यानी कि पेट, पेट जिसका, तो यानी कि भगवान गणेश। तो दोस्तों आप कहेंगे लंबोदर तो भगवान गणेश हैं। जैसे मैंने बोला कि नीलकंठ, तो आप कहेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ कौन हुआ, भगवान शिव। तो यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास ही हुआ। दोस्तों अगला है हमारा तत्पुरुष समास। और दोस्तों इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे कि आपको याद रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन किए। और दोस्तों संबोधन में आपको संबोधन चिन्ह भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा करुणा से पूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर से आ गया, इसलिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों अगला है हमारा गो के लिए साला, यानी कि गौशाला। तो दोस्तों यहाँ पर के लिए आ गया, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला है हमारा राजा का पुत्र। तो दोस्तों यहाँ पर का आ गया, तो दोस्तों का हमें पता है कि संबंध तत्पुरुष समास में आता है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी शब्द में ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो वस्तुएं या दो चीज अलग हो रही हैं, तो वहाँ पर अपादान समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे धन से हीन, तो यानी कि धन से अलग हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे गुणहीन, यानी कि गुणों से हीन, यानी कि गुणों से अलग हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों अगला है हमारा कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास जो होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कर दी जाती है। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ ये, तो आप इसको देखकर कहेंगे अरे ये तो अजय देवगन जैसा लग रहा है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने इस लड़के की तुलना अजय देवगन के साथ कर दी। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार इसमें एक वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ कर दी जाती है। दोस्तों चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चंद्रमुख, यानी कि चांद के समान मुख, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो मुख की तुलना किससे कर दी गई है, चांद से कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, तो यहाँ पर कमल के समान चरण, यानी कि चरणों यानी पैरों की तुलना किससे कर दी गई है, कमल से। तो दोस्तों अब आप इसमें एक बात देख रहे होंगे कि चरण यानी कि पैरों की तुलना की है किससे, कमल से। तो पैर क्या हुए, पैर हो जाएंगे विशेष्य, और कमल क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है
और विशेषण उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। साथ ही विशेष्य को उपमेय और विशेषण को उपमान भी कहा जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये उपमेय और उपमान क्या है? तो दोस्तों देखिए, जिसकी तारीफ या जिसकी बड़ाई की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे उसकी तारीफ की जाती है यानी जिससे उसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो दोस्तों पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बताइए वह कौन सा समास है जिसमें पहले उपमान और बाद में उपमेय आता है। तो आप वहाँ पर कर्मधारय समास लगाएंगे। यह आपसे पूछ लेगा कि बताइए जिसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता पाई जाती है, तो वहाँ भी आप कर्मधारय समास ही लगाएंगे। दोस्तों इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नील गगन यानी कि नीला है जो गगन, मृग नयनी यानी कि जिसके नैन मृग यानी हिरन जैसे हैं। तो यहाँ पर नैनों की यानी कि आंखों की तुलना हिरन से कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपके मुख्य 6 ही समास होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तत्पुरुष समास का एक भेद है जिसे हम निज समास या नय समास भी कहते हैं। और दोस्तों कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए उसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के आए ही ना। तो दोस्तों देखिए, ये होता है निय या निज समास। और दोस्तों इसकी पहचान कैसे होती है? दोस्तों इसमें शब्द के आगे नकारात्मक शब्द लगा होता है, जैसे कि ए, अन, ने, गैर, ना आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे अधर्म यानी कि अधर्म, अयोग्य, अनहोनी, अनाचार, अनावश्यक। दोस्तों इस तरह के शब्द जो होते हैं वो निज या नय समास में आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रधान किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो इसमें जो ये राजा है ये पूर्व पद है और जो पुत्र है ये उत्तर पद है। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में ये दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान यानी कि मेन शब्द जो होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसे ट्रिक से याद कराता हूँ कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों मैंने लेक्चर के शुरू में आपको एक ट्रिक बताई थी जो कि थी द्वंद्वी अब तक। तो दोस्तों इसी के अनुसार सबसे पहले आप अपने समास को लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले द्वंद्व समास के आगे लिखना है 1 और 2, और उसके बाद आपको नीचे इस तरह से लिखना है 1 1 0 2 2। तो दोस्तों देखिए, जो द्वंद्व समास होता है इसमें पहला और दूसरा यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोस्तों इसके बाद है द्विगु यानी कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। अगला है अव्ययी भाव, इसमें भी पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि यानी कि यहाँ पर आया है 0 यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोस्तों अगला है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। उससे अगला है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि किस समास में कौन सा पद प्रधान यानी कि मेन होता है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो दोस्तों आप वहाँ पर बहुव्रीहि लगाएंगे। आपसे पूछ लेगा बताइए वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो वहाँ पर आप द्वंद्व समास लगाएंगे। तो दोस्तों इनको भी आपको याद कर लेना है। दोस्तों ये कुछ समास हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।